Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss about abnormal molar mass. Abnormal molar mass, what is the abnormal molar mass? तो abnormal molar mass जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशंस को प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में सोल्यूट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं और सोल्यूट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें एबनॉर्मल मोलर मास किसको बोलते हैं उसको देखते हैं। देखो, सपोज करो ये कंटेनर है एंड इन दिस कंटेनर हैज प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? आफ्टर वी एडेड सोल्यूट। क्लियर है? सोल्यूट और ये है सॉल्वेंट। क्लियर? तो ध्यान देना, और मैंने सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया, ब्लू कलर से शो कर दिया। अब आप सॉल्यूशंस के नेचर को समझना। जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं, यानी व्हेन सोल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, देन सोल्यूट कैन बी dissociate or associate in the solution. Dissociate या associate। अब समझते चलना इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी जब आप कोई भी सोल्यूट को सोल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशंस के अंदर डिजोल्व करते हैं तो सोल्यूट का जो नेचर होता है, क्या तो वो डिसोसिएट हो सकता है इन द सॉल्यूशन, या फिर वो क्या हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। डिसोसिएट इट मींस आयोनाइज्ड, डिसोसिएट मींस आयोनाइज्ड हो सकता है। क्लियर है? अब ध्यान देना, सपोज करो मेरे पास जो सोल्यूट है वो मैंने ले लिया NaCl। क्या लिया है? NaCl। और ये जो NaCl है, ये जो NaCl है, इस NaCl का 1 मोल्स लिया। 1 मोल्स मतलब 58.5 ग्राम, यानी 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास। तो ध्यान देना क्या हुआ, यानी आप इस सॉल्वेंट के अंदर इस सोल्यूट को डिजोल्व कर रहे हो तो सोल्यूट कैन बी डिसोसिएट और एसोसिएट। क्लियर है? फॉर एग्जांपल NaCl है सोल्यूट, जब NaCl को सोल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हो तो NaCl डिसोसिएट हो जाता है इनटू Na+ और Cl-। क्लियर है? तो ये 2 मोल्स बिहेवियर करेगा भाई, Na का प्लस का 1 मोल और Cl का 1 मोल। अब ध्यान देना क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आए हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of particles of solute and inversely proportional to molar mass of solute। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो, यदि इफ सोल्यूट
dissolve in solvent or solution if solute can be dissociated into solvent, then the colligative properties are increased because number of particles of solute increase in the solution. देखो क्या है, क्योंकि NaCl का 1 मोल्स लिया, 1 मॉलिक्यूल था, ये डिसोसिएट होके कितने नंबर ऑफ आयंस बना रहा है, 2 आयंस बना रहा है. इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं सोल्यूट के, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर 4 टाइप. फर्स्ट, relate या lowering in vapor pressure, डेल पी से शो करते थे. नेक्स्ट, elevation in boiling point, डेल पी डेल टीबी, एंड depression in freezing point, डेल टीएफ, and the osmotic pressure is denoted by pi. तो मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इंक्रीज होंगे, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट मींस lowering in vapor pressure, boiling point, del TF and pi इंक्रीज होगा. क्लियर है, समझना. NaCl को सोलवेंट के अंदर जब डिसोल्व किया तो डिसोसिएट हुआ, तो इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl क्या लिख दोगे, 2 टाइम इंक्रीज हुआ डेल पी डेल टीबी, या मैं इसको कहूं कि NaCl का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है 2 टाइम इंक्रीज हो गया. कुछ आया समझ में? अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं ये सोल्यूट कोई एसिटिक एसिड लेता हूं, यानी सोल्यूट एसिटिक एसिड ले रहे हैं, एसिटिक एसिड dissolve in the benzene solvent, then acetic acid form dimer due to hydrogen bonding. It means अगर हम एसिटिक एसिड जो है उसकी कैलकुलेटेड लिखें, कैलकुलेटेड मोलर मास लिखें, तो कितना आता है, 60. और ऑब्जर्व जब हम करते हैं प्रैक्टिकली वैल्यू ऑब्जर्व, तो आता है क्या, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मोल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं, और अब इसका जो मोलर मास है वो क्या आता है, 120. अच्छा देखो, NaCl का फर्स्ट टर्म जब आपके पास डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं हुआ था तो थ्योरेटिकल वैल्यू में इसका मोलर मास कितना है, 58.5. लेकिन जब ये डिसोसिएट हो जाएगा 2 में, तो इसका मोलर मास 1/2 क्या हो जाएगा, यानी एक का इसका हाफ हो जाएगा. अब सपोज करो इसका जो मोलर मास है ये, और इसका मोलर मास है ये. क्लियर है, यानी एक पॉइंट ये एक्सप्लेन हुआ कि जब आप सोल्यूट को सॉल्यूशंस के अंदर डिसॉल्व करोगे, तो सोल्यूट अगर डिसोसिएट होता है या आयोनाइज्ड होता है, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके इंक्रीज होते हैं एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीज होता है. क्लियर है. बट अगर सोल्यूट एसोसिएट होता है तो उसका जो मोलर मास होता है वो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. और ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड इन द बेंजीन सॉल्वेंट फॉर्म डाइमर. क्लियर, ये ध्यान रखना. तो देखो हेडिंग क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास. क्लियर है. सोल्यूट का जो अपन ने थ्योरेटिकल वैल्यू लिखी है तो नॉर्मल मोलर मास है, ये भी इसका क्या है, नॉर्मल मोलर मास. क्लियर है. तो एबनॉर्मल मास की डेफिनेशन क्या हुई कि व्हेन सोल्यूट dissolve in the solvent, then if solute is dissociate or associate, then the molar mass of solute, molar mass of
solute is called abnormal molar mass. क्लियर? यानी डेफिनेशन क्या होगी? When solute dissolved in solvent, then solute can be dissociate or associate, then molar mass, then normal molar mass of solute either less or more than normal molar mass. Clear? This molar mass is called abnormal molar mass. क्लियर है? ये लो, यानी एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है कि जब आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो तो सोल्यूट या तो डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा, तो उसका जो नॉर्मल मोलर मास होता है क्या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस नॉर्मल मोलर मास जो है इसी को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? अब मैं दो क्वेश्चन यहां से आपको एक्सप्लेन कराता हूं। If solute dissociate in the solution, then colligative properties are increased and molar mass of solute decrease. Clear है? If solute is associate in the solution, then the number of particles of solute decrease, then colligative property decrease and the molar mass of solute increase. क्लियर है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। यानी अगर आपका सोल्यूट एसोसिएट होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है और डिसोसिएट होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपने कोई NaCl को डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मैं आपसे कहूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप कहोगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? ये है एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, वांटाफ, और ये वांटाफ जो साइंटिस्ट हैं ये 1880 में आए, यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉल्ट ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। क्लियर है? एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए 1883 में वॉल्ट ऑफ ने एक फैक्टर प्रपोज किया जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्ट ऑफ फैक्टर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इन्होंने बताया कि वॉल्ट ऑफ फैक्टर से आप एबनॉर्मल मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर अब हम पढ़ते हैं। तो देखो, हेडिंग क्या है? want of factors, and want of factor is represented by I, and want of factor
किस लिए आया? एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। द कैलकुलेट द एबनॉर्मल मोलर मास बाय क्वांटा फैक्टर एंड इट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट कि क्वांटा फैक्टर जो आई होता है वो क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। यानी आप इस फॉर्मूले से भी क्वांटा फैक्टर को नॉर्मल मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, एबनॉर्मल मतलब ऑब्जर्व वैल्यू। नेक्स्ट, ये तो किस में है? मोलर मास के टर्म्स में। नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू, उसने लिखा है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज observed colligative properties upon theoretical colligative properties। अच्छा, थ्योरेटिकल या इसी को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी यानी क्वांटा फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्वांटा फैक्टर आई इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में क्या होगा? ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल्स। क्लियर है? तो ये है क्वांटा फैक्टर। अब क्वांटा फैक्टर के लिए हम फॉर्मूले कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, अगर आपको क्वांटा फैक्टर आई कैलकुलेट करना है तो मैं उसके लिए फॉर्मूले लिख रहा हूं, पी नॉट आई माइनस पी अपॉन पी नॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट एक्स बी। फर्स्ट। सेकेंड क्या था? डेल टी बी इज इक्वल टू आई डॉट के बी इंटू स्मॉल एम, सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड, del TF is equals to I dot KF into small m, and fourth is osmotic pressure is equals to I dot CRT। ये आपके पास क्वांटा फैक्टर है। एंड क्वांटा फैक्टर I ये भी हो सकता है डेल P अपॉन डेल P। ये तो जो होगा आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू होगी, और ये कैसी होगी? कैलकुलेटेड। यानी क्वांटा फैक्टर आई जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, डेल टी बी अपॉन डेल टी बी, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, डेल टी एफ अपॉन डेल टी एफ, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, एंड द पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड। एंड I is equals to calculated molar mass upon observed molar mass। मोलर मास में ये टर्म्स जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ I is equals to 1, ये टर्म्स याद रखना
इफ i इक्वल्स टू 1, यानी जब वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, देन सोल्यूट neither dissociate और एसोसिएट। यानी जब वांटा फैक्टर 1 होता है तब सोल्यूट ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। एंड i इज ग्रेटर देन 1, यानी जब वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, मोर देन 1 होगी, देन सोल्यूट डिसोसिएट into solution, and I is less than 1, then solute associate into solution। ये 3 प्रॉपर्टीज है। वांटा फैक्टर I की वैल्यू 1 कब हो सकती है? जब कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास सेम आ जाता है, और जब सेम आता है तो सोल्यूट neither can be disturbed or associate। Vanta factor is more than 1, then solute dissociate into the solution, and Vanta factor is less than 1, then solute associate into the solutions। तो ये प्रॉपर्टीज है, इससे हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने मोलर मास को कैलकुलेट किया है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर से हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब आता है रिलेशनशिप इन बिटवीन वांटा फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर? और ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।